नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफ़ेयर्स में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। अतुल्यम अकेडमी परिवार के द्वारा जो ये करंट अफ़ेयर्स सीरीज प्रारंभ की गई है, उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र लाभान्वित होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफ़ेयर्स में प्रतिदिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो न्यूज़पेपर्स में जो ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रभावित करती है, उनसे रिलेटेड होती है। उनमें से ही हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट किया है। बात करें, देखिए पहला, हाल ही में किन 2 राज्यों ने हाल ही में किन 2 राज्यों ने किन 2 राज्यों ने 1994 की अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौता को लागू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी ये सबसे लेटेस्ट एक एमओयू साइन हुआ है और वो किन-किन राज्यों के बीच हुआ है, तो उसमें जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है हरियाणा और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है हरियाणा और राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान के मध्य ये अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के हस्ताक्षर हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान ने ये कब का है? 1994 का अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट जो है उसे लागू करने के लिए 29 जून 2026 को कब समझौते पर हम हस्ताक्षर किए हैं? 29 जून 2026 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो पहला जो सतही पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद है, उसके समाधान की तरफ ये बहुत ही बड़ा कदम पहली बार कब रखा गया? 12 मई 1994 को रखा गया था। अपर यमुना रिवर बोर्ड जो है, अपर यमुना रिवर बोर्ड उसकी स्थापना अपर यमुना बेसिन वाले राज्यों के बीच किसके लिए की गई है? पानी के बंटवारे को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए। तो जो अपर यमुना रिवर बोर्ड है वो क्या काम करता है? पानी का बंटवारा और उसको रेगुलेट करने का, मॉनिटरिंग का जो काम है वो ये करता है। यमुना जल समझौता परियोजना के तहत राजस्थान के लिए तय यमुना के पानी के हिस्से को पहुंचाने के लिए 295.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड 295.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड क्या बनाने का प्रस्ताव है? पाइपलाइन बनाने का प्रस्ताव है। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये जो पहली बार ये समझौता कब हुआ था? 1994 में ये गठन हुआ था अपर यमुना रिवर बोर्ड का, और इसे लागू कर जो किया गया वो 29 जून 2026 को किया गया है। ये क्या काम करता है कि 2 राज्यों जो अपर यमुना रिवर बेसिन में आ रहे हैं, उन राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को रेगुलेट और मैनेज करने का काम करता है। और इसमें राजस्थान के लिए कितनी 295.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्या होगी? बिछाई जाएगी। यमुना जल परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? 34,102 करोड़ है। यमुना नदी किसकी? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है और उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। पानी के बंटवारे की व्यवस्था पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की अध्यक्षता में बैठक कब हुई थी? 23 जून 2026 को ये बैठक हुई थी, जिसमें इस समझौते पर सहमति बनी थी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम पानी के ट्रांसफर के दौरान वाष्पीकरण, रिसाव और खुले चैनल से होने वाले पानी के अन्य नुकसान को भी रोकने में क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द होराइजन राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया है? अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया? गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। और ये सम्मान किस देश के द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और सेशेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेशेल्स। इसका सही आंसर क्या है? सेशेल्स। नेक्स्ट, कब ये हुआ था? 28 जून 2026 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस द्वीपीय देश की यात्रा थी। द्वीपीय देश की राजकीय यात्रा के दौरान सेशेल्स ने उन्हें ये गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान दिया गया था। एक राष्ट्रपति स्तरीय सम्मान है। किस प्रकार का सम्मान है? राष्ट्रपति स्तरीय सम्मान है। किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए दिया जाता है। यह सम्मान उन्हें समुद्री संसाधन प्रबंधन, जलवायु कार्रवाई और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में कार्य के लिए दिया गया। अब ब्लू इकोनॉमी हम किसे कहते हैं? आर्थिक विकास, आजीविका और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए
समुद्री संसाधनों का क्या करते हैं, जब हम सतत उपयोग करते हैं तो वह ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। सेशेल्स कहाँ स्थित है? पश्चिमी हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी हिंद महासागर में। एक द्वीपों का समूह है। क्या है? एक द्वीपों का समूह है और समुद्री सहयोग के मामले में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत और सेशेल्स में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी पहलू, समुद्री सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में क्या करते हैं, दोनों आपस में सहयोग करते रहते हैं। सेशेल्स द्वारा यह पुरस्कार पहली बार दिया गया जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सम्मान इसे माना जाता है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने किस द्वीपीय देश के साथ यूपीआई लागू करने का समझौता किया है? भारत ने एक समझौता किया है, किसके साथ यूपीआई लागू करेगा? किसके साथ करेगा? सेशेल्स के साथ ये समझौता यूपीआई का लागू किया गया है। भारत और सेशेल्स ने 2026 के आखिरी तक सेशेल्स में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए, अर्थात 2026 के अंत तक ये लागू हो जाएगा। ये बैंक टू बैंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसपे किसने बनाया गया है? भारत में बनाया गया है और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है। तो जो यूपीआई है वो कौन चलाता है? एनपीसीआई चलाता है। एनपीसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। किस तरह का काम करता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करने की सुविधा देने के लिए एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स एनसीपीसीआई, एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स के बीच यूपीआई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सेशेल्स यात्रा है उसके दौरान यूपीआई से संबंधित एक समझौता हुआ है। किन किन के बीच हुआ है? एनपीसीआई जो कि भारत में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो यूपीआई पेमेंट को मैनेज करता है, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स है, उन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ है। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है जो किसका? अफ्रीकी संघ का सदस्य है। भारत में यूपीआई कब लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था और ये अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। भारत पहले ही कहाँ-कहाँ ये लागू कर चुका है? सिंगापुर में लागू कर चुका है, संयुक्त अरब अमीरात में लागू कर चुका है, फ्रांस में लागू कर चुका है, मॉरिशस में लागू कर चुका है। श्रीलंका के साथ ये यूपीआई लिंक्ड पेमेंट कनेक्टिविटी का विस्तार कर चुका है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब प्रश्न कथन कारण में आते हैं तो कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो नए समझौते हैं उसके साथ-साथ पुराने समझौतों का भी, कि इस तरह के समझौते भारत के अन्य किन देशों के साथ भी हैं, उनमें भी कथन कारण में लिख दिया कि भारत पहले से ही सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका और उसके साथ एक अन्य और देश दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो किन-किन देशों के साथ अभी इसका यूपीआई लिंक पेमेंट कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है? सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका के साथ। भारत ने सेशेल्स में प्राथमिकता वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं उनके लिए 1250 करोड़ की अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। क्या करी है? अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट 1250 करोड़ की। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की सहायता के लिए प्रशिक्षित पैरा प्रोफेशनल तैयार करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई है? अर्थात एमएसएमई के अंतर्गत पैरा प्रोफेशनल तैयार करने के लिए योजना शुरू की गई है। कॉर्पोरेट मित्र योजना प्रारंभ की गई है। कॉर्पोरेट मित्र योजना, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने मदद के लिए ट्रेंड पैरा प्रोफेशनल तैयार करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? कॉर्पोरेट मित्र योजना। कॉर्पोरेट मित्र योजना की घोषणा कब की गई थी? केंद्रीय बजट 26-27 में की गई थी। उसकी अनुपालना जो है कंप्लायंस, अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंशिंग, गवर्निंग सपोर्ट पर केंद्रित है। ये योजना आईआईटी मद्रास, आईआईटी प्रवर्तक, स्वयं प्लस, आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई जैसी संस्थानों से जुड़ी हुई है। ये कितने महीनों की योजना है? 12 माह की योजना है, जिसमें 150 घंटे की एक ऑनलाइन लर्निंग और प्रोफेशनल फर्म के साथ 6 महीने की क्या होगी? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ये योजना एकेडमिक मॉड्यूल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट मित्र सर्टिफिकेट देती है। एमएसएमई का मतलब क्या है?
जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, है ना, उनके जो मुख्य लाभार्थी हैं वो कॉर्पोरेट मित्र इसमें रहेंगे लाभार्थी। हाल ही में खोजी गई बैक्टीरिया प्रजाति ब्रेकीबैक्टीरियम नेताजी किस नदी से प्राप्त हुई है? ये एक खोजी गई बैक्टीरिया प्रजाति है, उस बैक्टीरिया प्रजाति का नाम है ब्रेकीबैक्टीरियम नेताजी। ये किस नदी से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है हुगली नदी से ये प्राप्त हुई है। किस नदी से प्राप्त हुई है? हुगली नदी से ये प्राप्त हुई है, नई प्रजाति प्राप्त हुई है। बैक्टीरियम नेताजी पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी से खोजी गई एक जीवाणु प्रजाति है। किस प्रकार की प्रजाति है? जीवाणु प्रजाति है। ये औद्योगिक अफवाह से प्रभावित क्षेत्र से प्राप्त की गई है और बहुचरणीय वर्गीकरण के माध्यम से इसकी पहचान की गई है। बैक्टीरियम नेताजी जो है वो जैव उपचार की क्षमता रखती है, क्योंकि रंगों व कीटनाशकों में प्रयुक्त विषैले पी नाइट्रोफेनॉल, ये ध्यान रखना है कि जो कीटनाशकों में प्रयुक्त विषैले पी नाइट्रोफेनॉल जो है पीएनपी को विघटित कर सकती है। तो ये क्या है? जैव उपचार की क्षमता रखती है, क्योंकि ये क्या करती है? पी नाइट्रोफेनॉल को विघटित कर सकती है। ये जीवाणु आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं के प्रति क्या है? सहनशील है और इसे प्रदूषण प्रबंध अध्ययनों के लिए प्रासंगिक बनाती है। ये लवण सहिष्णु है और 9% तक की उच्च लवण सांद्रता वाली स्थितियों में जीवित रह सकती है। ये लवण सहिष्णु है और कितने प्रतिशत लवण सांद्रता? 9% लवण सांद्रता तक ये जीवित रह सकती है। ये प्रजाति एक्टिनोबैक्टीरिया संघ के अंतर्गत ब्रेकीबैक्टीरियम वंश से संबंधित है। इसकी खोज में नेताजी महाविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय BHU और हिरोशिमा विश्वविद्यालय के शोधार्थियों का योगदान रहा है। तो इसको खोज करने में जो मुख्य योगदान रहा है वो नेताजी महाविद्यालय, वर्धमान विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और हिरोशिमा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का इसमें योगदान रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्कूली शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारत के वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो स्कूली शिक्षा से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में उसे नामित किया है ना? इसमें स्वयं है, ई पाठशाला है, दीक्षा है और PM ई विद्या है। इसका सही आंसर है दीक्षा। इसका सही आंसर क्या है? दीक्षा। भारत ने ये अभी वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा को नामित किया है। दीक्षा नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? 17 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, कौन सी? NCERT और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी CIET की तकनीकी मदद से दीक्षा को मैनेज किया जाता है। भारत सरकार ने दीक्षा को स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर क्या दी है? मान्यता दी है। दीक्षा की शुरुआती स्तर से लेकर कक्षा 12 तक के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित डिजिटल लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराता है। क्या करता है? शुरुआत से लेकर कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित डिजिटल लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराता है। ये ऐसे मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरत के हिसाब से कंटेंट में बदलाव भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म 36 भारतीय है। कितनी बार? 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में शैक्षिक कंटेंट देता है। कितना देता है? 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में कंटेंट देता है और इसमें QR कोड वाली एनजाइज टेक्स्ट बुक, वर्चुअल लैब और ऑगमेंटेड रियलिटी और इंडियन साइन लैंग्वेज वीडियोस भी इसमें शामिल हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, निष्ठा, अपनी गति से ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीक्षा दिव्यांग शिक्षणार्थियों के लिए दृश्य फॉर्मेट वाले कंटेंट, टेक्स्ट टू स्पीच टूल और साइन लैंग्वेज रिसोर्स के लिए समावेशी शिक्षा को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो ये जो है ये दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी देती है। ये अभी कितने में दे रही है? 36 भारतीय और 7 विदेशी भाषाओं में ये शैक्षणिक कंटेंट उपलब्ध करा रही है। और कौन कौन सी कक्षाओं के ये कंटेंट उपलब्ध कराती है? कक्षा 12 से लेकर ये है मूल रूप से 12 तक के शुरुआती कक्षाओं से लेकर
कक्षा 12 तक के ये कंटेंट डिजिटल लर्निंग रिसोर्स उपलब्ध कराती है और इसको मैनेज करने का काम एनसीईआरटी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सीआईईटी द्वारा किया जाता है। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखने वाला आगामी वधावन फोर्ट, ध्यान रखना वधावन फोर्ट किस राज्य में स्थित है? लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को के लिए लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखने वाला वधावन जो पोर्ट है वो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। वधावन पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। भारत का पहला प्रस्तावित ऑफशोर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के पालघर जिले में, कौन से? पालघर जिले में कोरे बीच के पास बनाने की एक योजना है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर तैयार किया जाएगा। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाली नोडल एजेंसी, तो हमें ध्यान रखना है नोडल एजेंसी कौन है? महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस एयरपोर्ट में 2 समानांतर रनवे बनाने की योजना है जो सालाना 9 करोड़ यात्रियों, कितने? सालाना 9 करोड़ यात्रियों और 30 लाख मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम होगा। ये प्रोजेक्ट उत्तर विरार सी लिंक, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा। तो इसका जो कनेक्टिविटी है वो भी इतनी मजबूत होगी कि वो आसपास का जो इसका पृष्ठ प्रदेश है उसको बहुत मजबूती के साथ सुविधाएं प्रदान करेगा। उत्तर विरार सी लिंक से जुड़ा होगा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन से जुड़ेगा और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जो वधावन पोर्ट है इसे जोड़ा गया है। पालघर कोंकण क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र का एक जिला है। ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्र तट के किनारे रिक्लेम्ड जमीन, ये देखते हैं ऑफशोर एयरपोर्ट क्या होते हैं? समुद्र तट के सारे जो रिक्लेम्ड जमीन है या समुद्री संरचनाओं पर ही बनाया जाता है। ये किस पे बनाया जाता है? रिक्लेम्ड जमीन जो निकाली जाती है समुद्र से, रिक्लेम्ड जमीन निकाली जाती है या समुद्री संरचनाओं पर ही इसको बनाया जाता है। हाल ही में किस संगठन को ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड मिला है? यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ये अवार्ड अभी हाल ही में मिला है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जून 26 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, कहाँ मिला ये? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कामकाज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यूआईटीपी अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये अवार्ड डीएमआरसी द्वारा विकसित एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म सारथी के लिए दिया गया। तो ये ध्यान रखना है किसके लिए दिया गया है? सारथी क्या है? एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या है? यूआईटीपी का मतलब क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वो जो अवार्ड दिया गया है वो क्यों दिया गया है? कामकाज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। और कामकाज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक सारथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो क्या एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। सारथी ऐप मेट्रो सेवाओं को फर्स्ट माइल और लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट विकल्प के साथ जोड़कर घर से घर तक की योजना बनाने में मदद करता है। यह प्लेटफॉर्म यात्रा की रियल टाइम जानकारी, आसान टिकटिंग और मल्टी मॉडल यात्राओं के लिए एक ही इंटीग्रेटेड किराया सिस्टम देता है। डीएमआरसी एक वैधानिक संगठन है। क्या है? वैधानिक संगठन है जो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर अर्थात दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन किस प्रकार का संगठन है? वैधानिक संगठन है। नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को चलाने के लिए बनाया गया है, उसका संचालन करता है। अर्बन ट्रांसपोर्ट में बात करें तो फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी अहम कॉन्सेप्ट है। जिसका मकसद क्या है? यात्रियों के शुरुआती या आखिरी स्टॉप और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बीच पहुंच को बेहतरीन बनाना है। अर्थात वह जो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और जहां उसकी यात्रा समाप्त होती है उसके बीच साथ ही साथ वो जिस स्थान से आ रहे हैं उसके मध्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको आपस में इंटरकनेक्ट करके यात्रियों का समय बचेगा, वो अपने निर्धारित समय पर आसानी से पहुंच पाएंगे। इस सारे के सारे प्रोसेस को इन्होंने किस रूप में तैयार किया? एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में
जिससे रियल टाइम कनेक्टिविटी संभव हो पाई है और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसके लिए ये जो है UITP अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होने के कारण कौन सा देश हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल बन गया है? कौन सा देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कैपिटल बन गया है? इसका सही आंसर है इटली। इसका सही आंसर कौन सा है? इटली। ये वर्ल्ड हेरिटेज, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज की अगर हम बात करें तो इटली में सबसे ज़्यादा कुल कितने हैं? 61 वर्ल्ड हेरिटेज हैं। कितने हैं? 61 विश्व धरोहर स्थल हैं, 61। इटली की यूनेस्को लिस्ट में 55 सांस्कृतिक धरोहर स्थल हैं और 6 प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं। तो टोटल कितने हो गए? 61। इटली के लिए यूनेस्को में शामिल की गई नई साइट कौन सी है? सार्डिनिया के प्रागैतिहासिक काल की अंतिम संस्कार परंपरा। सार्डिनिया के प्रागैतिहासिक काल की अंतिम संस्कार परंपरा, जिसे जानते हैं डोमस डे जानस। डोमस डे जानस 2025। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को उनके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के लिए पहचाना जाता है और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसमें मिलती है। इटली की जो समृद्ध धरोहर है वो रोमन साम्राज्य का जन्म स्थान और पुनर्जागरण रेनेसां के उद्गम स्थल के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इटली की प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रोम का ऐतिहासिक केंद्र है, वेनिस है, उसका लेगून है, फ्लोरेंस है, पोम्पेई है, डोलोमाइट्स है और माउंट एटना शामिल है। तो इटली की जो प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें क्या है? ऐतिहासिक केंद्र वेनिस, लेगून, फ्लोरेंस, पोम्पेई, डोलोमाइट्स, माउंट एटना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की मान्यता धरोहर संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन, सांस्कृतिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। तो जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी संख्या पूरे विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा 61 है। तो ये जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, ये करंट अफेयर्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हमने उनका डिटेल एनालिसिस भी साथ में दिया है, जिससे कि आपको जो है उसके कंप्लीट पार्ट, अगर वो 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। सामान्य प्रश्न बन सकता है तो आपको सीधा आंसर पे जाना है। कथन कारण में बन सकता है, 4 में से 2 सही हैं, 2 गलत हैं या निम्न में से कौन से कथन सही, उस आधार पर तो आप इस डिटेल अप्रोच से उसको हल कर सकते हैं। सांख्यिकी दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? सांख्यिकी दिवस 2026 के अगर हम आधिकारिक विषय की बात करें तो वो है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, ये इसका सही आंसर है। भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती हर साल 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने सांख्यिकी दिवस की शुरुआत कब करी थी? 2007 में इसकी शुरुआत करी थी। और इसका आयोजन कौन करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा किया जाता है। 2026 का इसका जो विषय का थीम है वो है प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक डेटा की क्षमता को अनलॉक करना। प्रशासनिक डेटा का मतलब क्या है? टैक्स, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और डिजिटल गवर्नेंस जैसे नियमित सरकारी कार्यों से मिलने वाली जानकारी है, उसको हम प्रशासनिक डेटा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने 1931 में 1931 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। महालनोबिस डिस्टेंस D2 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पैमाना है। क्या है ये? D2 स्टैटिस्टिक्स, ये मान्यता प्राप्त पैमाना है जिसे PC महालनोबिस ने विकसित किया था। प्रोफेसर PV सुखतमे के नाम पर दिया जाने वाला सांख्यिकी में सुखतमे राष्ट्रीय पुरस्कार भारत में आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया जाने वाले को दिया जाता है। तो ये जो सुखतमे राष्ट्रीय पुरस्कार है ये
किसके नाम पे दिया जाता है? पीवी सुखत्मे के नाम पर दिया जाता है और आधिकारिक सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान करने वाले को दिया जाता है। प्रशासनिक डेटा का सही इस्तेमाल, सबूतों पर आधारित नीति निर्माण, रियल टाइम गवर्नेंस, बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण और सतत विकास में की जो लक्ष्य हैं, एसडीजीज जो हैं लक्ष्य हैं, उनकी निगरानी में क्या करता है? मदद करता है। तो आज का जो हमारा करंट सेशन था वो यहीं तक है। आप हमारे अतुल्यम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहाँ हमारा करंट अफेयर्स का एक कोर्स कंप्लीट रूप से अवेलेबल है। आप वहाँ से हमारे से जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारा अतुल्यम अकेडमी, टेलीग्राम अतुल्यम अकेडमी और इंस्टाग्राम अतुल्यम अकेडमी जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे भी हमारे से जुड़कर करंट अफेयर्स के साथ-साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कोर्सेज़ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।